हेलो। आज की कहानी मिलन शून्य में। इसे नादिन गोर्दीमर ने लिखा है और नादिन गोर्दीमर का जन्म 1923 में ट्रांसवाल में हुआ। नादिन गोर्दीमर नोबेल पुरस्कार प्राप्त अफ्रीका की गोरी कथाकार हैं। दक्षिण अफ्रीका में जन्मी, पली, पढ़ी और बढ़ी नादिन व्यापक मनुष्य संवेदना के बारीक शिल्प की कथाकार हैं। उनके उपन्यास कंजर्वेशनिस्ट को बुकर पुरस्कार मिला। बर्गर्स डॉटर और जुलाइज पीपल उपन्यास अत्यंत लोकप्रिय हुए। समथिंग आउट देयर, ए सोल्जर्स एम्ब्रेस एंड फ्रॉइड्स फुटप्रिंट उनके प्रसिद्ध कथा संग्रह हैं। ऑन द माइंस, लाइफ टाइम्स एंड अंडर अपार्थेड के लिए उन्होंने फोटोग्राफर डेविड गोल्डनब्लेट के साथ काम किया। 1991 में उन्हें साहित्य का नोबेल पुरस्कार मिला। नाइजीरिया के वोले शोयिंका के बाद साहित्य का नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले वे दूसरी अफ्रीकी हैं। मिलन शून्य में रोज सवेरे उसे भेजा जाता था बेकर की दुकान पर। गांव की बिल्लियों की तरह काली काली दीवारों में से निकलकर बाहर आ जाते थे वे काले उपनिवेश फ्रेंच बच्चे, जो उनके कदमों के निशानों पर कदम रखकर उसका पीछा करते थे। वह यह तो नहीं समझ पाता था कि वे बच्चे क्या बातें करते थे, मगर वह उनकी हंसी को समझ लेता था और मान लेता था कि वे उसे एक अजनबी की तरह देख रहे हैं। घर से निकलते ही हर गली, हर दरवाजे, हर पगडंडी पर चलते चलते पीछे मुड़कर वह अध डरी मुद्रा में देखता और उन बच्चों की अनचाही उपस्थिति से घबराया डरी डरी नजरों से यह भांपने की कोशिश करता कि आखिर वे ऐसा क्यों करते हैं। बच्चों ने बेकर की दुकान तक उसका पीछा नहीं किया। शायद बेकर उन बच्चों को अपने तक आने ही नहीं देता था। वे बच्चे बड़े गरीब दिखते थे और उन्हें मालूम था कि बेकर उन्हें एक प्रकार का चोर मानता था। ऐसा चोर जो घर पड़े काले निग्रो शिशुओं के लिए ब्रेड चुराया करते थे। वह अपने दक्षिण अफ्रीकी घर से कभी बेकरी पर नहीं गया। यहाँ तो एक काला बेकरी वाला साइकिल की घंटी टनटनाता, गली के भौंकते कुत्तों से डरता बचता यार्ड में आता था और एक सफ़ेद और एक ब्राउन ब्रेड किचन के टेबल पर रखकर चला जाता था। ऐसे ही सब्जी वाला, फल वाला और फेरी वाला भी करता था। एक दिन एक भारतीय बूढ़े वल्लभ भाई ने अपने घर के पीछे एक लॉरी रुकवाई। लॉरी वाले के काले निगरो नौकर से वल्लभ भाई ने जो जो खरीदा वह सब लेकर घर के अंदर रख दिया। लेकिन परिवार के लोगों का कहना था कि छोटी छोटी गलियों में दबी छुपी दुकानों से सामान लेने में जो मजा है वह फेरी वालों से लेने में नहीं। वे उससे बार बार फ्रेंच में ब्रेड ब्रेड पुकारने को कहते, मगर आवाज कोई कैसी भी दे, एक बार अगर कोई बेकर की दुकान में घुस गया तो वहां के लोग उसी ब्रेड की ओर इशारा करते थे जो चाहिए होती थी। वे ब्रेड देते और उसके हाथों में रखे पैसे ले लेते। उसे लगता जैसे वह कोई अलग किस्म का आदमी हो, शायद कोई गूंगा। अगर किसी दिन उसका मन कोई नई चीज खरीदने का होता तो वह चमकदार मुरब्बे से चुपड़ी मीठी ब्रेड की तरफ इशारा करता। इस तरह वह दुकानदार का एक पक्का ग्राहक बन गया। जो औरत उसे ब्रेड वगैरह निकाल कर देती वह उससे बतियाती, मुस्कुराकर उससे उसके गाल थपथपाती, सर पर हाथ फेरती, उसकी हथेली पर रखे पैसे उठा लेती और वह गुमसुम इन हरकतों पर खड़ा रहता, कोई जवाब नहीं देता। एक लड़का और था जो कभी कभी अक्सर अपने साथियों के झुंड में दिख जाता था। वह जब भी अपने साथियों को देखता तो गली के पार से चिल्लाकर अभिवादन करता, उनकी ही भाषा में कुछ खुशी जाहिर करता, फिर उनके पास जाकर उनसे बातचीत करने लगता। वह लड़का बिल्कुल अलग अलग तरह का था और यह लड़का मानता था कि वह कुछ ज़्यादा मालदार है। वैसे तो वह लड़का कैनवास के जूते और सूती निक्कर ही पहनता था, मगर उसके कंधों पर तरह तरह की लुभावनी चीजें लटकी रहती थी, जैसे कि एक कैमरा और चमड़े के दो खूबसूरत केस। वह भी प्रतिदिन बेकरी में दिखाई देने लगा। वह बेकरी में बिल्कुल पास आकर खड़ा हो जाता, कुछ भी नहीं बोलता, भीड़ में एक अदृश्य आदमी की तरह, एक गूंगे आदमी की तरह। वह अपने सुनहरे भूरे बालों की घनी चमक के बीच से
बड़ी भांपने वाली निगाहों से देखता रहता। एहसास ऐसा कराता जैसे वह काउंटर के टॉप पर रखी केक देखकर अपने आप से मजाकिया ढंग से बात कर रहा हो, या उस स्त्री से अत्यंत आत्मीय लहजे में बतिया रहा हो, जैसे वह पहले से परिचित हो। वह अपने साथियों के झुंड के बिना भी कई अन्य जगहों पर दिखाई देता था। एक बार वह एक मेहराब नुमा रास्ते की सुरंग में झुककर देखने लगा, जिसमें से किसी स्कूल के मूत्रालय जैसी बदबू आ रही थी। वह बदबूदार गली, जो जल्दी से ऊपर से नीचे पहुंचने का रास्ता था, वह उस गली को पार कर गया। गली पर एक गुलाबी धारीदार मकान के दरवाजे से हाथों में अली बाबा के बर्तन लेकर एक आदमी बाहर निकला। गली पर एक गुलाबी धारीदार मकान के दरवाजे से हाथों में अली बाबा के बर्तन लेकर एक आदमी बाहर निकला। ऐसा लगता था कि वह खिड़की की तरफ गौर से देख रहा हो। फिर वह ऊपर टॉप पर खड़ा होकर अपने शरीर का संतुलन करने लगा और दीवार के आर पार झांकने लगा। दीवार के पार बेकरी वाला और अन्य लोग एक भारी गेंद से खेलते नजर आ रहे थे। वह उस दरवाजे के पास से निकलकर आगे बढ़ गया। कुछ दूरी पर जाकर उस दरवाजे के सामने पालथी मारकर बैठ गया और कैमरे के अंदर कुछ न कुछ करने लगा। उस आदमी ने घर के बाहर से पूछा, क्या तुम अंग्रेज हो? हाँ, मगर सच पूछा जाए तो नहीं। मेरा मतलब, मैं अंग्रेजी बोलता हूँ, मगर मैं रहने वाला दक्षिण अफ्रीका का ही हूँ। अफ्रीका? तुम अफ्रीका के रहने वाले? अरे, वह तो एक नर्क है। करीब 15 घंटे हो गए। हम एक जेट विमान से आए थे। हमें थोड़ा ज़्यादा वक्त लगा क्योंकि शायद एक इंजन में कुछ खराबी आ गई थी। हमें आधी रात को केनिया में 3 घंटे इंतजार करना पड़ा। सुना लड़के, बड़ी गर्मी थी और आसपास ऊंट मंडरा रहे थे। यह किस्सा अचानक ही बंद हो गया। अक्सर ऐसी कहानियां परिवार के लोग बढ़ा चढ़ाकर कहते हैं, जिनसे ऊब पैदा होती है। मेरे पास कुछ मनोरम और मज़ेदार अनुभव हैं। मेरे माता पिता सारी दुनिया की सैर करते फिरते हैं। मैं भी उनके साथ जाता हूँ अधिकांश वक्त। मैं अपने घर वापस थोड़े समय के लिए आता हूँ और सिर्फ पतझड़ के मौसम में ही स्कूल जाता हूँ। अफ्रीका अद्भुत। हम वहाँ कभी कभी बाहर निकल पड़ते हैं। आप इन रंगीन पोलराइड फोटोग्राफों को देख रहे हैं ना? यह चित्र देखो, यहीं अटक गया है। मैंने तुम्हारे भी कुछ फोटो उतारे हैं, तुम्हें दिखाता हूँ। मैं बहुत साफ और बढ़िया फोटो खींचता हूँ। सारी दुनिया में मेरा जवाब नहीं। मेरे पास एक कैमरा और है, मिनॉक्स कैमरा। अगर मैं यही कैमरा काम में लेता हूँ, क्योंकि इसमें अंदर ही प्रिंट अपने आप बनकर बाहर आ जाता है, इससे हम लोगों को फोटो उचित समय दे सकते हैं। यह देखो, यह फोटो हंसने हंसाने के लिए कितना अच्छा है। मेरे पास कुछ और मज़ेदार फोटो हैं। मैं इस गली में आखिरी हूँ कहाँ? मैं इस गली में आखिर हूँ कहाँ? अरे, मैं तो पूरे वक्त फोटो ही खींचता रहा हूँ, सब जगह के फोटो। उस दूसरे केस में क्या है? टेप रिकॉर्डर है। मैं आपकी आवाज़ भी टेप करूँगा। मैं लोगों को जी के शराब घर में इसी तरह टेप कर लेता हूँ। उनको पता भी नहीं चलता कि मैं ऐसा कर रहा हूँ। अरे, यह कैसी आवाज़ सुनी मैंने? मेरी टेप में एक छोटा सा बहुत शानदार माइक्रोफोन है, किसी को दिखाई नहीं देता। और इस केस के अंदर क्या है? उसने एक चांदी का छड़ी नुमा एरियल खींच कर निकाला। मेरा ट्रांजिस्टर, मेरा प्यारा ट्रांजिस्टर। जानते हो इसमें मैंने क्या सुना? हेल्प वाले गीत का रिकॉर्ड। ताजुब, बीटल्स, अंग्रेजी अमेरिकी संगीतकार लड़कों का प्रसिद्ध समूह बीटल्स। जानते हो इसमें मैंने क्या सुना? हेल्प वाले गीत का रिकॉर्ड। ताजुब, बीटल्स। ओ, बीटल्स यहाँ अफ्रीका में भी इतने लोकप्रिय है। हमने उन्हें लंदन में देखा था, एक लाइव कार्यक्रम में। मेरे साथ मेरे भाई बहन भी थे। मेरी बहन तो हेल्प का रिकॉर्ड खरीद भी लाई। अगर यह रिकॉर्ड यहाँ बजाने का मतलब ही क्या, इसलिए तो हमने बजाया नहीं। बड़ी अच्छी बात है। कुछ प्रतिभाशाली लड़कों को जरा जल्दी ही मौके मिल जाते हैं। तुमने तो उनको देखा ही था। मैंने भी अपने बाल उनकी ही तरह बढ़ा लिए थे।
कुछ तो बोलो यार, देखो मैं अपना पोर्टेबल रिकॉर्ड प्लेयर लेकर आता हूँ, तुम्हारी बहन उस पर अपना यह रिकॉर्ड सुन सकती है। तुम किस वक्त आ सकते हो? आप जब कहें, मैं तो खाली हूँ। सिर्फ मुझे अपनी अभी अभ्यास के लिए जाना है। मैं दोपहर को आ जाऊंगा, बुजुर्ग मदाम लंच के बाहर जाने के पहले। वहाँ लंच लेकर उसके बाद आपसे जरूर मिलूंगा, करीब 2 बजे। मैं आपका इंतजार करूंगा। क्या मेरे फोटो भी लेते आएंगे? क्लाइव एक छोटे बरामदे से दौड़ता हुआ आया। उसने वह झूलता पर्दे वाला दरवाजा झटके से खोला। घर सी आवाज हुई और उसने दरवाजा झूलते छोड़ दिया। हे, देखो यहाँ एक लड़का है जो अंग्रेजी बोल सकता है। अभी अभी इसने मुझसे अंग्रेजी में बात की है। वह वास्तव में एक सही अमेरिकन है। थोड़ी देर रुको, देखो उसके पास क्या है। एक कैमरा। उसने मेरे कुछ फोटो भी खींचे, मगर मैं तो उसे जानता तक नहीं। उसके पास एक छोटा सा टेप रिकॉर्डर भी है। उस पर लोगों की आवाज़ इस तरह से ली जाती है कि लोगों को पता भी नहीं चलता। ट्रांजिस्टर तो उसके पास इतना छोटा है कि वैसा मैंने पहले कभी देखा ही नहीं। हाँ, तो तुम्हें एक दोस्त मिल गया, उसकी माँ ने कहा। भगवान भला भला करे। वह सलाद के लिए हरी मिर्च काट रही थी। उसने चाकू की नोक पर सलाद का एक टुकड़ा आगे कर दिया, लेकिन उसकी तरफ देखा नहीं। वह तो सारी दुनिया घूमता फिरता है। अब अमेरिका जा रहा है। वहाँ वह बहुत कम समय के लिए स्कूल भी जाता है। मैं नहीं जानता, उसने फॉल के बारे में कुछ कहा है। वह शायद स्कूल होगा। अरे मूर्ख, फॉल कोई किसी जगह का नाम नहीं है। फॉल का मतलब तो पतझड़ होता है। मगर मैं जो फवारा बना था वह रसोई घर से सटा हुआ था। घर में जो फवारा बना था वह रसोई घर से सटा हुआ था और नहाने की जगह एक अलमारी की तरह थी। उसका दरवाजा खिसका खिसका कर खोला जाता था। दरवाजा अंदर की तरफ अपनी फ्रेम में हमेशा हिलता रहता था। तुम बड़े ही जल्दबाज हो, दरवाजा इतने झटके से खोलते हो। उसकी बहन ने कहा। इससे तुम्हें क्या मिला? उसके चेहरे पर बड़ी बड़ी इच्छाओं आकांक्षाओं की चमक थी। प्लास्टिक की छोटी चमकदार टोपी के बीच से झांकता उसका चेहरा, कितना मासूम। जेन, चलो अब रिकॉर्ड सुन सकते हैं। वह रिकॉर्ड प्लेयर लेकर आ रहा है। जानती हो वह अमेरिका का रहने वाला है। क्या उम्र होगी? यही तकरीबन मेरी उम्र का होगा। उसने अपना हैट उतारा। उसके लंबे घने सीधे केश चेहरा पलकों आदि को ढकते हुए कंधों पर बिखर गए। उसने कहा, बहुत अच्छे, बीटल्स के बालों की तरह। उसके पिता डाइनिंग टेबल की कुर्सी पर बैठकर नाइस मैटिन पढ़ने लगे। वह किताब एक खूबसूरत गुड़िया की तरह थी, जिस पर पीला कवर स्कर्ट की तरह था जो उसकी जिल्द पर फिट था। जैसे ही लड़का कुछ बोला, उसने एक असफल सी कोशिश की और बड़े आत्मीय तरीके से उसका पैर दबाया। उसे लगा कि लड़का अब कोई मजेदार मुद्रा दिखाएगा। यह जताते हुए कि उनकी एक एक बात सुन रहा है, वह पूछने लगा, तुम्हारे दोस्त का नाम क्या है? अरे यह तो मुझे पता ही नहीं कि वह अमेरिकन है। वह तो अभी एक छोकरा ही है, मगर उसके पास 3-3 चमड़े के केस हैं। तुम्हें वह आज दोपहर को मिल सकता है। उसके बाल बीटल कट में बड़े बड़े हैं, अच्छे लगते हैं। ये शब्द उसने उस छोटी लड़की से कहे। लड़की एकदम मुड़ी और एक पथरीले जीने पर अपने गीले गीले पैरों के निशान बनाती जीना चढ़ गई। सच पूछा जाए तो जेनी लड़की की उम्र पार कर गई थी और वयस्कों की तरह मिलती जुलती थी। वह एकदम से पूछने लगी, तो लड़का अमरीकी है? कौन? उसे एक पूरा जवाब मिला। हाँ, मैं हूं वह लड़का। मुझे अक्सर मैट कहकर पुकारते हैं, लेकिन यह तो मेरे बीच के नाम का संक्षिप्त है। वास्तव में तो मेरा नाम निकोलस मैथ्यू रूटेस केलर है। वैसे तो मेरा नाम निकोलस मैथ्यू रूथ स्केलर है। बहुत जूनियर, बहुत छोटे हो अभी, उसने उसे छेड़ते हुए कहा। बीच का नाम तो ठीक, अच्छा बताओ तीसरा नाम क्या है? अरे नहीं नहीं, आखिर मुझे ऐसा क्यों होना चाहिए? मेरे पिता का नाम तो डोनाल्ड रूटिस केलर है। मेरा प्रथम नाम तो मेरे नाना के परिवार पर रखा गया है। मेरी माँ का तो बड़ा भारी भरकम भरकम परिवार था।
उसके 5 भाइयों ने युद्ध में 5-5 अलंकरण हासिल किए थे। मेरा मतलब है 3 तो जर्मन युद्धों में और 2 कोरियन युद्ध में। मेरे छोटे चाचा का नाम रोड था, उनकी पीठ में एक छेद था, ठीक पसलियों के पास। उसे हाथ लगाकर महसूस कर सकते थे। मेरा मतलब मेरा हाथ। उसने अपनी छोटी छोटी मुट्ठी तानकर अपना हाथ बताया, जो किसी वयस्क हाथ जैसा नहीं लगता था। अच्छा यह बताओ, मेरे हाथ को और कितना मोटा होना चाहिए? क्या इतना ही, और ताकि वह एक पूरे बड़े आदमी के हाथ जैसा लगे? उसने अपने हाथों को क्लाइव के हाथों से मिलाकर नापा। 2 10-10 साल की मुट्ठियां उत्सुकता के साथ उसने क्लाइव की मुट्ठियों से मिला दी। तुम्हारी और क्लाइव की मुट्ठियां मिलकर बड़ी हो जाएंगी, बिल्कुल किंग साइज की, ठीक किसी बड़े आदमी के पंजे जैसी। अच्छा, अब यह कूपन पकड़ो, इसके ऊपरी सिरे पर एक चौखाना चिपकाओ, ठीक उसी से मिलता जुलता। लेकिन बड़े भाई की ललचाई बातों पर किसी ने ध्यान नहीं दिया, या फिर उन्होंने इन 2 लड़कों को गलत समझा, इन 2 छोटे लड़कों को गलत समझा। क्लाइव कुछ दबी जबान से कहना चाहता था। उस विज्ञान पत्रिका की शान भगाते हुए वह उसके बारे में अपनी राय दे सकता था, जिससे उसका दोस्त जुड़ा हुआ था। मैट बड़ी मासूमियत के साथ एक ऐसे बच्चे की तरह बोलता चला गया जिसकी स्वाभाविकता को सबने स्वीकार किया, ठीक उसी तरह जैसे कोई शिशु माँ की गोद में हो। वह अक्सर उस दोपहर के बाद से उस प्लेस पर आने लगा, और उसके रिकॉर्ड प्लेयर पर पहली बार हमने बीटल्स का नया रिकॉर्ड सुना। जवान लड़कों के पास तो उसकी प्रतीक्षा के सिवा और कोई काम था नहीं, मगर माँ बाप दोपहर के भोजन के बाद आराम करने चले जाते थे। घर के आसपास की जगह जहाँ जैनी को शाम को टहलना पसंद था, और जहाँ वह टहलते टहलते कुछ मन चले लड़कों की नज़रें अपनी ओर खींचती थी, उस दिन बड़ी उदास या मायूस लगी। लड़के नज़रें बचाकर घूमते भर रहे थे, मगर उन्हें उसकी भाषा तो आती नहीं थी, इसलिए उस समय हाउस के आंगन में बैठकर वे बार बार वह रिकॉर्ड सुनते रहते थे। वह प्लेस यानी निवास एक किसान के बड़े मकान में बदलने के पहले सुअरों का बाड़ा था। जब रिकॉर्ड धीरे धीरे पूरा हो जाता तो मैट उन लोगों की आवाज़ें टेप करता। कोई अफ्रीकी बात कहो, और मार्क जूलू बोली के कुछ शब्द गड़मुड़ करके बोलने लगता। वे लड़के इसके जूलू में बोले गए कुछ टूटे फूटे शब्द समझ लेते। कभी कभी वह कुछ गंदे और जोशीले शब्द बोलता, जो गालियां होती थी, या अफ्रीकन कबीलों से कुछ प्रचलित मुहावरे या परिचित सड़क संकेतों के शब्द, जैसे साकाबोना, वाइट चेक, हेम्बे काबल, होथिक्स मालिंगी, मुशल, वराइस्टॉट। भाई बहन कुर्सी की 2 टांगों को उचकाकर झूलते और बतियाते। मैट बड़ी बारीक नज़रों से देखता और उनकी बातें ऐसे सुनता जैसे कोई पक्षी शास्त्री किसी दुर्लभ पंछी की आवाज़ सुन रहा हो। बहुत अच्छे लड़के, शुक्रिया शुक्रिया। ये सारी बातें, ये सारे शब्द उस डॉक्यूमेंट्री में होंगे जो मैं बोलने वाला हूँ। डॉक्यूमेंट्री का कुछ भाग मेरे पिता के मूवी कैमरे से बनेगा, और उसमें कुछ मेरे अचल चित्र भी होंगे। अभी तो मैं पटकथा तैयार करने में लगा हूँ, वह घर पर रखी है। उसने उन लोगों को यह भी बता दिया कि उसके पिता एक किताब लिख रहे हैं, कई किताबें, एक किताब एक देश पर, उन देशों पर जहां जहां वे गए हैं, और इस काम में माँ भी मदद कर रही है। वे लोग तो अपने काम बड़ी मुस्तैदी और तन्मयता से करते हैं। वे दोपहर के पहले अपना काम शुरू करके रात को 1 बजे तक अपने काम में लगे रहते हैं। यही वजह है कि मुझे भी घर से सुबह बहुत जल्दी बाहर निकल जाना पड़ता है। मैं तब तक घर वापस नहीं आता जब तक वे जॉग कर लंच के लिए नहीं उठ बैठते। मैं इस वजह से भी घर से बाहर रहता हूं कि उनको शांति की ज़रूरत है, सोने के लिए भी और काम के लिए भी। जेनी बोला, तुमने उसकी निकर देखी? मद्रासी कपड़े की निकर, मद्रासी कॉटन, जिसके बारे में तुमने पढ़ा है। इसे धोते हैं तो इसके रंग और चटक उठते हैं।
मेरी इच्छा थी काश ऐसा कपड़ा तुम भी यहाँ खरीद पाते। डैड, वह ट्रांजिस्टर भी गजब का है। उधर देखो, मार्क आंगन में झंडे के चबूतरे पर धूप में सर लटकाए इस तरह बैठा है जैसे उसने पूरे साल अपने घर पर धूप खाई ही न हो। हाँ, फ्रांस में वह धूप सेकता तो जरूर था, मगर इस तरह सूरज की गर्म धूप में नहीं बैठता था। ठीक है, वे लोग अपने बच्चों की को बुरी तरह से बिगाड़ देते हैं। इसी का एक नमूना यह है। इसके पास 50 पाउंड का एक कैमरा खिलौने की तरह है। बड़े होकर इनके जीवन में किस बात की कमी रहेगी? क्लाइव को पूरे समय मैट के बारे में बातचीत करना अच्छा लगता। वह बोला, अमेरिका में उसके पास एक जादुई कुटिया है। अभी अभी उन्होंने उसे बेच दिया है क्योंकि वो दुनिया भर की सैर करते फिरते हैं और वहाँ तो बहुत ही कम रह पाते हैं। माँ बोली, बड़ा ही शैतान है वह बच्चा। गर्दन में दुनिया भर के गंडे ताबीज और कबाड़ खाना लटकाए फिरता है और अपनी गंदी गली में ही पड़ा रहता है। क्लाइव हो करके चिल्लाया। हाँ, कबाड़ा कूड़ा करकट सही तो है। उसने अपने कंधे उचकाए और अपनी हथेली मसल कर घुमाई। यकीन जानिए, उस कूड़े के मुकाबले तो सैकड़ों डॉलर भी कहीं नहीं लगते। जिसे तुम कूड़ा कहती हो उसके बारे में तुम्हें कुछ पता वता कुछ है नहीं और यूं ही बड़बड़ाती हो। अच्छा मिस्टर, बताओ तो जरा, $1 होता कितना है? जेनी ने डॉलर को अपनी मुद्रा में बदलने वाली टेबल रट रखी थी। वह टेबल उसे हवाई जहाज में चढ़ते वक्त ट्रेवल एजेंट ने दी थी। मैं नहीं जानता कितना होता है, मैं तो अमेरिका के बारे में बात कर रहा हूँ। क्लाइव के पिता रोज उसे समझाते, देखो बेटा, तुम्हें इस लड़के के साथ गांव के बाहर नीचे उतर कर नहीं जाना है। घूमना है तो गांव में ही घूमो। वह परिवार के साथ भी कभी कभी गांव के बाहर नहीं गया। न उसने आज तक एंटीबीज का अजायब घर जाकर देखा, न वेलोरिस की मिट्टी की पोटरी, और यहाँ तक कि मार्केरिलो के महलों, कैसीनो और मछली घर देखने भी वह कभी नहीं गया। वही पुराना गांव, चार दीवारी से घिरा, बेतरतीब गलियों वाला, एक अजीब जगह जो उतना ही असमंजस और भ्रम पैदा करता है जितना कि यूरोप के स्मारकों पर लिखी और लिखकर बार बार बदल दी गई तारीखें। यही उसके और मेरे लिए जाना पहचाना गांव का नक्शा था, जिसके सीमित दायरे में हमें घूमना पड़ता था। गली की बिल्लियां भी लोगों के साथ इस नक्शे पर विचरती रहती थी। लोग न जाने क्या क्या बड़बड़ाते रहते थे। उनकी भाषा समझ में नहीं आती थी। मार्ट और वे जो काम करते थे वह बड़े गोपनीय ढंग से होता था। क्या गतिविधियां होती थी कुछ भी समझ में नहीं आता था। वे सवेरे से शाम तक किसी गंभीर उद्देश्य से घूमते रहते थे। कई बार वे किसी कोने में दुबक कर छुप जाते थे। वे चाहते थे कि सड़क पार करते उन्हें कोई न देखे। वे दोपहर बाद की किसी भीड़ के लोगों की तरह लगना नहीं चाहते थे। उन काले बच्चों में से एक काम जो जबरन कराया जाता था वह था किसी गिरजाघर से मुर्गा जाली उठाकर ले आने का। अगर कहीं कोई रंगीन कांच के टुकड़े या बदरंग मोजे की पपड़ी मिलती है तो उसे उठा लाते, और यह काम इस प्रकार करना पड़ता था कि कोई स्कूल के नीचे खिड़कियों से उन्हें देख ना ले। यह काम वे सुबह करते थे जब स्कूल चलता था। वह स्कूल एक प्रकार से पत्थरों का घर था। उसमें कोई खेल का मैदान नहीं था। रोज रोज एक जैसा कोरस बच्चे गा गा कर ऊब जाते थे। उनकी आवाज़ मुझे अपने देश के काले बच्चों के स्कूलों की याद दिलाती थी। कभी गांव के बच्चे पूंछ लगाकर जानवरों की नकल करते और हंसी मजाक करते, या कभी बेहद चुप्पी धारण कर लेते थे जिसे तोड़ना लगभग असंभव होता था। लड़कियां भी वहां होती थी। जल्दी ही उन्हें उंगलियों के जरिए अपमानजनक इशारे करना सीख लिया था। वह कई शब्द नहीं जानता। उसने एक शब्द फ्रेंच में चिल्लाना भी सीख लिया था। शायद वह गाली का शब्द मर्दे था, जिसका मतलब कोई गंदी माँ की गाली होता था। मैट हमेशा बातें किया करता था। वह फ्रेंच की ही तरह उतार चढ़ाव से भरी ऊंची और खुशी भरी आवाज में जरा गोपनीय ढंग से अंग्रेजी बोलता था। कई बार वह बड़ी उत्तेजित आवाज में लोगों को अभिवादन करता
और ऐसा लगता जैसे उसकी ध्वनि उसके मुंह से उछलकर बाहर आ रही हो। उसकी तेज आवाज दीवारों से टकराकर वापस जाती और उसकी वह रहस्यमय ढंग से बोली जाने वाली अंग्रेजी सुनकर उन लड़कों के सर झुक जाते थे। यहाँ तक कि जब उसकी आवाज बिल्कुल धीमी हो जाती थी और वह मात्र फुसफुसाता था तो उसकी गोल गोल काली आंखों से बाहर निराशा झांकने लगती थी। उसकी दबी दबी नाक के ऊपर चालाकी भरी त्योरी चढ़ जाती थी। कोष्ठकों की तरह उसकी भौहें तनकर ऊपर नीचे होने लगती थी और जो भी उसके आसपास होते थे सबके सब चौंक जाते थे। वह अजनबियों का स्वागत भी उसी तरह करता था जिस तरह अपनों का करता था। कुछ लोग भ्रमण पर आते तो वह उनके पास जाकर खड़ा हो जाता और उनकी ओर देखता रहता, और कभी कोई नल कर्मी मेन होल खोलने आता तो उससे वह बड़े जोशीले ढंग से बातचीत करता। जब वह अपने साथियों के साथ फ्रेंच बोलता तो उसकी फ्रेंच उन गांव के बच्चों की फ्रेंच से थोड़ी बेहतर होती थी। मैट कंधे उचकाता और नीचे का होठ बाहर निकाल कर बोलने लगता। अगर कुछ लोग उसके इतना बोलने से तंग आ जाते या ताज्जुब महसूस करते तो वह उनसे प्रश्न करने लगता। क्लाइव को सुनकर पता चल जाता था कि वे लोग प्रश्न कर रहे हैं। उसके प्रश्न करने का तरीका बड़ा मजेदार होता था। ऐसे प्रश्नों से बच्चों की झेप मिट जाती थी। मैट बातूनी था। कभी कभी वह किसी को बातचीत करने बुलाता तो घर के दरवाजे के सामने रास्ते पर कुर्सी डाले बैठा व्यक्ति उसकी बात शुरू होने से पहले ही उठकर अंदर चला जाता और दरवाजा बंद कर लेता। इस पर वह अंग्रेजी में बड़े तेज स्वर में कहता, इस शहर के लोग सचमुच थोड़े बहुत सनकी हैं। मैं इन सब की असलियत जानता हूं, हर एक की। कोई मजाक नहीं कर रहा हूं। पास ही जो झुर्रियों से भरे चेहरे वाली बूढ़ी औरत, लंबे काले मोजे, लंबा एप्रन पहने, काला चौड़ा हैट लगाए, मकान में बैठी बैठी ओपन रेस्तरां के लिए फलियां छीलती दिखाई देती, वह उसकी बात सुनकर अपना अखरोटी रंग का पके गोश्त सा चेहरा उठाकर हिसकी आवाज करती, जैसे कोई हंस बोल रहा हो। मैट उससे जाकर मिला था। ऐसा मेरे पिता ने बताया था। यह उस वक्त की बात है जब पेरिस में बाढ़ आई थी। एक विशालकाय औरत ने उसके नाम का एक बड़ा सा पोस्टर अपने सीने पर लगाकर उसका प्रदर्शन किया। वह पोस्टर पहनकर ऐसी लगती थी जैसे कि पत्थर की तरह फासिल हो गए पेड़ के तने पर कोई नई टहनी हो और इसमें पत्ती आ गई हो। वह मैट की तरफ मुंह बना बनाकर गुर्राई। मेरे पास उसके कुछ फोटो हैं, बड़े जबरदस्त और शानदार। सच पूछा जाए तो वह एक वैभवशाली पुरानी महिला थी। मैट ने एक और फोटो लिया जिसमें एक आदमी एक बंगले के पीछे पार्किंग की जगह पर एक लड़की का चुंबन ले रहा था। मैट ने उसका पीछा किया। क्लाइव भी उनके आसपास अपना बॉक्स कैमरा लेकर चल पड़ा, लेकिन उसने केवल बिल्लियों के फोटो खींचे। मैट ने एक बोने का फोटो खींचने का भी क्लाइव को आश्वासन दिया। वह बोना वास्तव में मनुष्य था, किसी सर्कस का बोना नहीं था। वह उस रेस्तरां में बैरा बन गया था और मेमने का गोश्त खास इस तरह से पकाकर परोसता था। क्लाइव का स्वभाव फोटोग्राफर जैसा नहीं था। वह जल्दी परेशान हो जाता, झेंपता और डर जाता। एक बार स्पेनिश नृत्यांगना का सर बोने के सर से टकरा गया तो क्लाइव का चेहरा झेंप से लाल हो गया था। ऐसी बात तो उसके लिए असहाय थी, पर मैट ने वह दृश्य अपने पोलरॉइड कैमरे में उतार लिया था। वे अब एक दूसरे दरवाजे पर चले गए थे जहां प्लास्टिक की पट्टियों वाला एक पर्दा लटक रहा था ताकि मक्खियां अंदर न घुसें। उन्होंने अंदर झांका। वहां उस बोने का सर था जो इस तरह छोटे से शरीर पर मटक रहा था जैसे उंगलियों से चलने वाली कोई कठपुतली हो। मैट इतराया तो नहीं, मगर उसके कहने का अंदाज जरा ऐसा था कि जब उसने अद्भुत या गजब कहा तो उससे इतराने की झलक मिली। इससे पहले मैंने इतना अच्छा दृश्य कभी नहीं देखा था। यह सौभाग्य की बात थी कि एक संयोग ही था कि हम एक सप्ताह पहले यहाँ नहीं आए, जब वह लगभग पगला ही गया था और उसे अस्पताल ले जाना पड़ा था। वह अभी अभी ही वापस आया है
और अच्छा रहा कि तुमने उसे मिस नहीं किया। इस बीच अगर तुम अफ्रीका चले जाते तो उसे देख नहीं पाते। जो परिवार मद्रासी कपड़े की नेकर पहनने साथ में अपना सुंदर सा ट्रांजिस्टर दिखाते हुए लोगों से मिलता था, और क्लाइव के जिस दोस्त के रिकॉर्ड प्लेयर पर रिकॉर्ड सुनकर जिनको बड़ा मजा आता था, उन्होंने देखा कि वह लड़का बहुत ही वाचाल और बातूनी हो गया है, कुछ ज्यादा ही घर आने लगा है और अक्सर गलियों में ही घूमता रहता है। क्लाइव को परिवार वालों ने हिदायत दी कि वह परिवार के साथ ही बाहर जाए। वे करीब 20 मील दूर गाड़ी चलाकर गए, सिर्फ इसलिए कि वहां सूप में पकाई मछली खाने की इच्छा थी। उन्होंने पूरी दोपहर फोटो देखने में ही गुजार दी। वह गली से एकदम निकल कर आया और पूछने लगा कि हम किस वक्त वापस चलेंगे। मैं नहीं जानता, यही कोई दोपहर बाद। क्या हम 2 बजे तक वापस नहीं चल सकते? आखिर हम इस धरती पर समय से बंधे ही क्यों हैं? आज तो हमारा छुट्टी है। फिर वह वापस गली में दौड़ कर चला गया और वहां भी इस तरह की असंतोषजनक सूचना देता रहा। जब परिवार घर वापस आ गया तो वह दुबला छरहरा लड़का सड़क के मोड़ पर खड़ा होकर हाथ मिलाने लगा। एक बार वे उसे अंधेरे से गलियों की रोशनी में लाए थे तो उसका सपाट चेहरा ऐसा लगा था जैसे वह अध पगला हो। उसका कुत्ता और वह दोनों उदास लगे। उसने बातचीत करते हुए सर ऊपर उठाया तो ऐसा लगा जैसे वह ऐसी ट्रेन का इंतजार कर रहा था जो ठीक समय पर आने वाली हो। दूसरे दिन आंगन के एक कोने से दूसरे कोने तक एक संदेश लिखा था, मैट, तुमसे पुनः फिर कभी मिलेंगे। आखिर उन लोगों के साथ समस्या क्या है? यहाँ तक कि वे तो अपने बच्चों को समुद्र तट पर तैराने तक नहीं ले जाते, माँ ने कहा। क्लाइव ने यह बात सुनी पर उसमें कोई दिलचस्पी नहीं दिखाई। वह इस गुलाबी घर में कभी अलीबाबा पोर्ट्स के साथ नहीं गया था। मैट वहां से एक बिल्ली की तरह उदित हुआ था। उसके पास हमेशा ही पैसा रहता था। उन्होंने एक ऐसी जगह का पता लगा लिया था जहां बबलगम बेचे जाते थे। कभी कभी वे वहां से रोटी भी खरीद लेते। जब मैट क्लाइव से कहता कि चलो कुछ करारी रोटी और मुरब्बा लेंगे, जो क्लाइव को भी पसंद थे, तो क्लाइव को यह पता नहीं रहता था कि मैट उसे कहाँ ले जाने वाला है। वहीं उसकी डॉक्यूमेंट्री फिल्म बनती थी और इसी तरह वह अपनी किताब भी लिख रहा था। कई बार बच्चों की ऐसी किताबों से काफ़ी पैसा मिलता है जो बच्चों द्वारा ही लिखी जाती है। यह बात मैट ने उस परिवार को समझाई। उसने कहा कि उसकी किताब एक जासूसी कहानी है। उसे उम्मीद थी कि उसकी किताब अच्छी चल निकलेगी और जो फोटो उसने लिए हैं वे भी टाइम और लाइफ मैगजीन को बेच सकेगा। एक प्यारी सी सुबह क्लाइव की माँ ने पूछा कि अगर तुम लोग मैट को हवाई जहाज पर विदा करने चले तो मैट मना तो नहीं करेगा। बच्चे बड़े बड़े जेट विमान उतरते देख सकेंगे और बड़े अपना कामकाज या रिजर्वेशन आदि कराते रहेंगे। पिता ने कहा कि अगर तुम चाहो तो अपने लिए लेमनेड का ऑर्डर कर दो। इसका मतलब था कि वापस आकर वह लेमनेड के लिए पैसे दे देंगे। फिर उन्होंने लेमनेड पिया और आइसक्रीम खाई और फिर मैट ने कहा कि मैं इन चीज़ों का असर कम करने के लिए एक ब्लैक कॉफ़ी लेना चाहूँगा। मैट और क्लाइव दोनों ने ब्लैक कॉफ़ी पी और जब बिल आया तो पिता चिढ़ गए क्योंकि फ्रांस में कॉफ़ी बहुत महंगी थी, जबकि उनके देश में तो गिलास भर कॉफ़ी पानी के मोल मिल जाता है। मैट ने कहा, मैं दिन भर में 5 से 6 कॉफ़ी पी सकता हूँ और मेरा लीवर वगैरह कभी ख़राब नहीं होता। नाइस, मैं तो प्लेस यानी घर आसपास नाइस में तो प्लेस यानी घर आसपास ही था। बाद में वहाँ मेसिना और जेनी भी पीछे से आ गई, जो चाहती थी कि वे वैसे ही पोलो शर्ट खरीदें जैसी फ्रेंच लड़कियां पहनती हैं, मगर लड़कों को नाइस जाने की इजाज़त नहीं दी गई, इस डर से कि कहीं वे उन लड़कियों के साथ भीड़ भाड़ में खो न जाएं। इसी कारण उन्हें वहाँ का बड़ा फव्वारा भी देखने नहीं जाने दिया। मैट ने क्लाइव के कान में कुछ फुसफुसाकर कहा, मगर वह उसे समझ नहीं सका। अब तो मैट भी परिवार का ही एक ऐसा लड़का बन गया था जैसा कोई भी छोटा लड़का परिवार में हो सकता था। शनिवार का दिन था।
जब वे सीधी सड़क से घर के लिए ड्राइव करते हुए रवाना हुए तो वह अधपगला और कुत्ता नई नई ट्रैफिक लाइट के पास बैठे हुए थे। मैट ने जब उस अधपगले की आवाज़ सुनी तो खिड़की के बाहर झांककर फ्रेंच में उससे नमस्ते कहा। गांव में सप्ताहांत पर आने वाली सैलानियों की भीड़ बढ़ चुकी थी। लंच नीचे उपलब्ध था और लड़के उस पट्टिका की तरफ तेजी से लपके जहां जेवियर ड्यूल 20 अक्टूबर 1944 को विरोध प्रदर्शन करते हुए मारे गए थे और जिनकी यादगार में यह पट्टिका लगातार लगाकर समारोह मनाया जा रहा था। क्लाइव वहां पहले से ही मौजूद था और अपने दोस्त मैट का उदाहरण और उसकी सारी तकनीकी बड़ी वफादारी से इस तरह आजमा रहा था कि जब वह मौके के फोटो ले रहा था तो मैट को भी यह पता नहीं चला कि उस पर भी किसी की निगाह है। वास्तव में वह दोपहर को उस दिन की सबसे शानदार दोपहर थी। मैट ने कहा था कि शनिवार के दिन हमेशा ही अच्छे दिन होते हैं। तमाम किस्म के भयभीत और मनमर्जी करने वाले लोग यहाँ मंडराने लगते हैं। मेरे भाई, जरा अपनी आंख खुली रखो। मैंने लंच के वक्त तक अपनी किताब का 14वां अध्याय पूरा कर लिया है। वह मेरे कमरे में एक ट्रे में रखा हुआ है। वे आज सुबह 4 बजे के पहले ही निकल गए थे। पहले तो वे उठे ही नहीं रहे थे। इस एयरपोर्ट पर यह सब पहले से ही तय है। याद रखो, तुमने देखा होगा मेरा मुंह किस तरह घूम रहा था और जब जहाज ने उड़ान भरी तो जरा सी भी आवाज़ तक यहाँ नहीं आई। पास ही कॉफ़ी पीते पीते किसी की हत्या हो गई, मगर उसकी आवाज़ और चीख पुकार किसी ने नहीं सुनी। आदमी की मौत पर किसी का ध्यान नहीं। सबके सब हवाई जहाज की उड़ान पर थमे हुए। वे कार पार्क में से गुजर रहे थे और स्पोर्ट्स मॉडलों के मोती जैसे चमकदार टॉप पर हाथ घुमा रहे थे। पास ही गड्ढे में लड़ रहे जबरीले कुत्तों के दंगल से वे बेखबर से थे और उस आदमी से भी जो प्लेस के मूत्रालय में धक्का मुक्की करता प्रवेश कर रहा था। मैट बोला, मेरे पास तो इन अपराधियों के अब काफ़ी फोटो हो गए हैं। फिर वे फूलदार पैंट पहने खड़ी उस लड़की के पास से गुजरे जो रो रही थी, अपने उस जबरीले कुत्ते को लेकर जो संघर्ष कर रहा था। प्लेस के जरा ऊपर की ओर स्थानीय लोगों की भीड़ जमा थी। पार्क की तंग गलियां कारों से पट गई थी। फ्रेंच और अल्जीरियन लड़के अरबी संगीत बजा रहे थे जो बहुत ही उत्तेजक और भद्दा था। वह संगीत रियाने के बारे में था, उस मकान वाली बूढ़ी औरत के चेज रियाने के बारे में। बोना भी वहां था। वह एक अमेरिकन सुंदरी को निहार रहा था और दांत दबा कर इस तरह बातें कर रहा था जैसे उसे चबा जाएगा। उसके दोस्तों का हंसते हंसते दम निकलता जा रहा था, लेकिन वे उसकी ओर बड़ी नरमाई दिखा रहे थे। बूढ़ी औरतों ने बड़े काले हैट लगाकर अपने पेट पर एप्रन बांधकर बेंच पर जगह बना ली। वहां और भी जबरीले कुत्ते थे। एक इटालियन ग्रेहाउंड चमकीले बारीक तारों के जेवर से सजा हुआ खड़ा था, जो इस कुत्ता दंगल में भाग लेने आया था। परस्पर मित्र औरतें बाहर की टेबलों पर जम गई और मित्र लोग बैंगनी जीन्स और गुलाबी कमीज में सिगरेट का धुआं उड़ाते जीजी बार के सामने बैठ गए। आदमी औरत समुद्र तटीय कपड़े पहने, हाथ में हाथ डाले, दुकानों और शराब घरों के दरवाजों में झांकते। जैसे ही कुत्ते अपने मालिकों की डोरियां तुड़ाकर भागते, औरतें एक दूसरे का हाथ पकड़कर खींचने लगती। मैट ने क्लाइव के परिवार की ओर इशारा किया, जो अपनी पसंदीदा रोटी देसी शराब के साथ खा रहा था, मगर क्लाइव ने उसे झटक दिया। उन्होंने वह स्वान दंगल कुछ देर तक देखा और खेल भी, जो एक कसाई और कोई एक स्थानीय चैंपियन मिलकर गैलरी पर खेल रहे थे। उसने गुलाबी रंग की जालीदार बनियान पहनी थी, जिसके सामने के भाग पर बर के आकार और बेल बूटे बने हुए थे। एक काली लंबी टोपी और बड़ी बड़ी मूंछों वाला आदमी आया और उसने हलचल मचा दी। हे मेरे भगवान, कई सप्ताहों से मैं इसे खोज रहा हूं। मैट ने उसे चकमा दिया और क्लाइव भी पीछे हो लिया।
और जो लोग खेल देख रहे थे उनके पास से आड़े टेढ़े ढंग से वे भाग खड़े हुए। वह आदमी एक छोटी सी स्पोर्ट्स कार से उनका पीछा करते हुए प्लेस तक पहुंचा। जगह खाली हो गई थी। वहां एक पुलिस वाला शनिवारी वर्दी में खड़ा था जो उस आदमी पर चिल्ला रहा था, मगर वह आदमी रुक नहीं पाया, न उन लड़कों को पकड़ सका, क्योंकि जैसे ही वह आगे बढ़ता लोगों का ताजा रेला आ जाता, उससे उसका रास्ता रुक जाता। मैट ने कहा, यह आदमी एक पेंटर है, तुम जानते ही हो उस छोटे से दड़बे के ऊपर मोची की दुकान के ऊपरी हिस्से में वह रहता है। वह शनिवार और इतवार को छोड़कर कभी घर से बाहर नहीं निकलता। बड़ा खबती सा यार। पेंटर के साथ एक सुंदर घमंडी लड़की भी है जो शर्लॉक होम्स की तरह कपड़े पहनती है, जो मर्दाने ट्वीड और हिरन की खाल के बने होते हैं। मार्क ने कहा कि यह कार भी उसकी होगी। उसने अपनी पूरी फिल्म ही खर्च कर डाली। आधुनिक कलाकारों के फोटो कुछ नए तरीकों से लेने पड़ते हैं। मैट खासकर बड़ा बातूनी था। जीजी के शराब खाने में जब वह उस लड़की के पति से हेलो करने गया तो भी एमिली से बात करता रहा। वहां बेल बूटेदार कुटिया में उसके परिवार के लोग बैठे थे। पिता ने क्लाइव की ओर इशारा करके उसे बुलाया। पहले तो उससे ध्यान नहीं दिया, फिर वह जाकर टेबलों के बीच खड़ा हो गया। हाँ, क्या बात है? तुम्हें कुछ पैसों की जरूरत नहीं है? इससे पहले कि वह जवाब देता, मैट उसे अंगूठा हिलाकर दिखाने लगा। वह दौड़ा, मगर उसके पिता ने चिल्लाकर कहा, रुको, और वह रुक गया। मगर मैट तो वहां से उड़ लिया, उस औरत को लांघकर जो दम तोड़ रही थी या तोड़ चुकी थी। क्लाइव बोला, हमें तो जाना ही है। मां ने पूछा, किस लिए? जेनी बोली है, हे सर्वशक्तिमान। जेनी बोली है, हे सर्वशक्तिमान। वह मैट के साथ चला गया। वे लड़ते झगड़ते उस शून्य में समा गए। शून्य का वह रास्ता उन्होंने ही तो अपने लिए बनाया था। सीढ़ियों के पास एक भारी भरकम औरत पड़ी हुई थी। उसके कपड़े मुड़े कुचैले हुए हो गए थे। उसके मुंह से झाग उठ रहे थे। लोग तर्क वितर्क कर रहे थे। उस स्त्री के लिए कुछ न कुछ करने के लिए इधर से उधर लपक रहे थे। जो लोग उसे वहां से उठाना चाहते थे उन्हें उन लोगों ने धकिया कर अलग कर दिया था जो चाहते थे कि वह वहीं पड़ी रहे। किसी ने उसके जूते उतार दिए। कुछ लोग चेज रिएने के रेस्तरां से पानी लेने दौड़े, लेकिन औरत पानी पी नहीं सकी। एक दिन इन लड़कों ने एक कारीगर को उसके नीले कपड़ों और स्लेटी रंग के जूतों में टेबक बार के सामने पड़े खड़े खराटे भरते देखा था। वहां लोग पी रहे थे। मैट ने उस आदमी को भी पहचान लिया। खराब से खराब हालत में भी तुम एक लाश का फोटो ले सकते हो, मगर यह जो फोटो मैंने उतारा है वह तो आज तक के सारे फोटो में सबसे अच्छा है। मैट ने पूरी रील खत्म कर दी और उस पेंटर के फोटो उतारने पर और नई रील डाल दी। औरत अभी भी वहां पड़ी थी और भीड़ की आवाज के पीछे एम्बुलेंस की गाड़ी की आवाज सुनाई दे रही थी, जो नीचे के पोर्ट से उस वक्त गांव की तरफ दौड़ रही थी। एम्बुलेंस प्लेस तक तो नहीं पहुंच पाई, मगर उसके अंदर से लोगों ने स्ट्रेचर निकाला और उस औरत को उठा लिया। उसका चेहरा बैंगनी रंग का हो गया था। हाथ सर्दी की सुबह के समान ठंडे पड़ गए थे और टांगें चौड़ी हो गई थी। लड़के उन लोगों में से थे जो उस एम्बुलेंस के पीछे पीछे जा रहे थे। मैट घुटनों पर फुदक फुदक कर चल रहा था, इस तरह जैसे कोई रूसी नर्तक हो, ताकि वह उस शांत क्रियाहीन देह का फोटो नए नए एंगल से निकाल सके। जब यह सब खत्म हो गया तो वे इस क्रेपरी यानी बेल बूटेदार झोंपड़ी में परिवार को यह सब सनसनीखेज कहानी सुनाने पहुंचे। मगर वे वहां कतई रुकना नहीं चाहते थे। वे वहां से अपने गांव के घर चल दिए। वास्तव में यह घटना और इसके चित्र ऐसे हैं जिन्हें तुम अफ्रीका में दिखा सकते हो, मैट ने कहा। वह उस दोपहर को अपना मिनॉक्स कैमरा काम में ला रहा था और उसने कहा कि जब फिल्म धुल जाएगी जो फोटो की प्रतियां वह उसे जरूर भेजेगा। इसे बंद कर लो, हमें तब तक इंतजार करना पड़ेगा जब तक हमारे माता पिता नाइस नहीं पहुंचते, क्योंकि फिल्म यहाँ धुल नहीं सकती।
और नाइट सिर्फ बुधवारों को ही जाते हैं। क्लाइव एकदम बोला, मगर मैं भी उनके साथ चला जाऊंगा। चले जाओगे वापस अफ्रीका? यह सोचते ही उसे वह लंबी दूरी जो उस जगह और अफ्रीका के बीच थी याद आ गई। दूरियों के साथ वे सारी यादें याद आ गई और उस महाद्वीप का खाली नक्शा, मीलों में दर्शाई दूरियां, लोग लोग वहां के गांव आदि सब कुछ याद आ गया। इसका मतलब यह हुआ कि तुम वापस अफ्रीका चले जाओगे। क्लाइव ने अपना बॉक्स कैमरा कैमरा अलमारी के हवाले कर दिया और उसके साथ यूरोप की सारी यादें भी, ताकि जब भी अलमीरा खोले वहां की यादें उन्हें देखकर फिर ताज़ा हो उठें और वह वहां के लिए लालालियत हो जाए। उनका उसका क्लाइव ने अपना बॉक्स कैमरा अलमारी के हवाले कर दिया और उसके साथ यूरोप की सारी यादें भी, ताकि जब भी अलमारी खोले वहां की यादें उन्हें देखकर फिर ताज़ा हो उठें, वह वहां के लिए लालायित हो जाए। उनका उन चीज़ों से गहरा रिश्ता बन गया था उसका उन चीज़ों से गहरा रिश्ता बन गया था। पहले दिन स्कूल में उसने एक नए शब्द के साथ डींग हाँकी और उस नई जगह का वर्णन किया जहां वह गया था। लेकिन कुछ ही सप्ताह में उसने जो शहर, जो महल वगैरह देखे थे, उनके ही बारे में इतिहास और भूगोल की कक्षा में भी वर्णन सुना। वह सब पढ़ते समय उसने यह नहीं बताया कि ये सब जगहें उसने देख रखी हैं। वास्तव में पाठ्य पुस्तकों में उन जगहों के जो चित्र बने थे और जो वर्णन था, वह सब वैसा ही था जैसा उसने समय देखा था। एक दिन उसने अपना कैमरा उठाया और वह एक खेल मीटिंग में गया। वहां उसने पाया कि उसके कैमरे से खींची हुई फिल्म लगी है। जब वह फिल्म उसने धुलवाई तो उसमें बिल्लियों के फोटो थे। उसने उन चित्रों को इधर उधर घुमाकर आर्चवे के काले काले पत्थरों पर गंदी मंदी रोशनी में तो कभी तेज में दिखाया। उसमें अमेरिकी लड़के मैट के भी फोटो थे। एक छरहरा लड़का जिसके घुटने कुछ आउट ऑफ फोकस होकर बड़े लग रहे थे, जो एकदम शंकालू मगर तेज बुद्धि का लगता था, और उसके बाल लंबे लंबे थे। उसमें अमेरिकी लड़के मैट के भी फोटो थे। एक छरहरा लड़का जिसके घुटने कुछ आउट ऑफ फोकस होकर बड़े लग रहे थे, जो एकदम शंकालू मगर तेज बुद्धि का लगता था, और उसके बाल लंबे लंबे थे। परिवार एक साथ एकत्रित हुआ। छुट्टियों में क्या क्या दुख दर्द बाहर जाकर झेला और कितना मजा आया, यह सब हंसते मुस्कुराते आपस में बताने लगे। यह टाइम लाइफ मैगजीनों का आदमी खुद है, बेचारा बूढ़ा आदमी। जानते हो उसका दूसरा नाम क्या था? माँ ने कहा, यह फोटो तुमको उस बूढ़े के पास भेजना चाहिए। तुम्हारे पास उसका पता तो होगा ही। क्या तुम्हारा उससे अब कोई संपर्क नहीं है? हाँ, मगर उसका पता तो मेरे पास था ही नहीं। मैट की कोई गली नहीं थी, मकान नहीं था। गली में मकान नहीं था, न मकान में कमरा था। न गली न कमरा, न मकान में कमरा, कुछ भी नहीं था उसका। क्लाइव ने कहा, ठीक वैसा जैसा अमेरिका में उसके पास कुछ नहीं था। मगर वह अब अमेरिका में है जैसे वह पहले अमेरिका में थे। वे वहाँ के शून्य से आए थे, यहाँ के शून्य से मिलकर वापस अपने शून्य में लौट गए। हाँ, आई एम रिपीटिंग द लास्ट टू पैराग्राफ्स। परिवार एक साथ एकत्रित हुआ। छुट्टियों में क्या क्या दुख दर्द बाहर जाकर झेला और कितना मजा आया, यह सब हंसते मुस्कुराते आपस में बताने लगे। यह टाइम लाइफ मैगजीनों का आदमी खुद है, बेचारा बूढ़ा आदमी। जानते हो उसका दूसरा नाम क्या है? माँ ने कहा, यह फोटो तुमको उस बूढ़े के पास भेजना चाहिए। तुम्हारे पास उसका पता तो होगा ही। क्या तुम्हारा उससे अब कोई संपर्क नहीं है? हाँ, मगर उसका पता तो मेरे पास था ही नहीं। मैट की कोई गली नहीं थी, मकान नहीं था। गली में मकान नहीं था, न मकान में कमरा था। न गली न मकान में कमरा, कुछ भी नहीं था उसका। क्लाइव ने कहा, ठीक वैसा जैसा अमेरिका में उसके पास कुछ नहीं था, मगर वह अब अमेरिका में जैसे वे पहले भी अमेरिका में थे। वे वहाँ के शून्य से आए थे और यहाँ के शून्य से मिलकर वापस अपने शून्य में लौट गए। थैंक यू सो मच।